हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी ब्रिज कानपुर में। हाँ जी, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक काल। जो वैदिक काल था, वैदिक पीरियड था, उस समय इंडिया की जो एजुकेशन थी वो किस तरीके से थी और वो क्या उसकी विशेषताएं थी, और ये उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार क्या होता है। और साथ में ही जानेंगे कि इसकी क्या क्या वहाँ पर स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या ड्यूटीज़ थी, और जो गुरु हुआ करते थे उनकी क्या ड्यूटीज़ थी। तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि वैदिक काल में वैदिक काल में गुरु के शिष्यों के प्रति कर्तव्य, मतलब यहाँ पर कि जो वैदिक पीरियड था उसमें गुरु की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ड्यूटीज थी शिष्यों के प्रति। और इसके बाद वैदिक काल में ही जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट थे, उनकी क्या ड्यूटीज थी गुरु के प्रति। और वैदिक काल की जो एजुकेशन थी उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में वैदिक काल की शिक्षा और गुणों, जो उसके गुण हैं और जो उसके दोष हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार में क्या अंतर है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैदिक काल में गुरु के शिष्यों के प्रति क्या कर्तव्य थे। तो यहाँ पर वैदिक काल में गुरु के शिष्यों के प्रति कर्तव्य क्या थे। तो पहला तो यहाँ था कि जो गुरु हुआ करते थे तो उनको आवास और भोजन और वस्त्र, इनकी गुरु की ये ड्यूटी हुआ करती कि इनकी व्यवस्था शिष्यों को करना पड़ता था। किनको? गुरुओं को। क्या? भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था और वस्त्र इत्यादि, इन सारी चीजों की व्यवस्था गुरु करते थे शिष्यों के लिए। और स्वास्थ्य उपचार, अगर मान लीजिए उनका छात्र शिष्य अगर क्या होता है कि बीमार हो जाता है या अस्वस्थ है, तो उससे उसकी उपचार की व्यवस्था भी ये ड्यूटी थी गुरु की करने की। और साथ में गुरु की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि शिष्यों को भाषा, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से देना था। मतलब ये तीन चीजें, भाषा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान और नीति शास्त्र का ज्ञान, ये तीन चीजें वैदिक काल में गुरुओं को शिष्यों को देना अनिवार्य था। साथ में सह आचरण, चरित्र निर्माण की सहपाठी के साथ कैसा आचरण होना चाहिए, समाज में कैसा आचरण होना चाहिए, और जो कैरेक्टर्स मतलब उसके चरित्र का निर्माण, ये भी गुरुओं की ड्यूटी थी, कर्तव्य था इसमें देना। साथ में समस्त विकास, मतलब फिजिकली, मेंटली या कौशल से रिलेटेड युद्ध अभ्यास, इस सारी चीजों का ये वैदिक काल में क्या था, गुरुओं की ये कर्तव्य थे शिष्यों के लिए। और शिक्षा उपरांत गृहस्थ जीवन, मान लीजिए अगर शिष्य की शिक्षा खत्म हो जाती है, शिक्षा उसकी कंप्लीट हो जाती है एजुकेशन, उसके बाद वो गृहस्थ जीवन के लिए क्या करते थे, उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश की आज्ञा देते थे और वहाँ पर उसका मार्गदर्शन भी करते थे। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज थी किसकी? गुरुओं की, वैदिक पीरियड में शिष्यों के लिए। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि गुरुओं के प्रति शिष्यों की क्या ड्यूटीज थी। मतलब जो स्टूडेंट थे, उनके जो छात्र थे, शिष्य थे, उनकी क्या कर्तव्य की, उनकी क्या कर्तव्य मतलब उनकी क्या ड्यूटी थी किसके प्रति? गुरुओं के प्रति। तो यहाँ पर था कि गुरुकुल की सफाई। अब गुरुकुल की सफाई करना और उसे पूर्ण व्यवस्था करना, ये इसकी जिम्मेदारी थी, ये किसकी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और हुआ करती थी, ये उनकी ड्यूटी थी किसकी? शिष्यों की। और पिता को तुल्य समान मानना, जो वहाँ जो गुरु माता हुआ करती थी उनको माता के समान, और जो पिता हुआ जो गुरु हुआ करते थे उनको पिता तुल्य माना जाता था। और गुरु की पूजा पाठ की व्यवस्था करना, अगर गुरु जैसे पूजा करते हैं तो उनका व्यवस्था करना, और गुरु गृह की सफाई करना, जहाँ पर गुरु रहते थे उनकी सफाई करना, और गुरु के स्नान और पूजा पाठ, इन सब की व्यवस्था करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी छात्रों की, कह सकते हैं शिष्यों की। और इसके साथ में ये भी था कि गुरु के लिए भिक्षा मांगना। गुरु क्या?
पूरे गुरुकुल वासियों के लिए भी भिक्षा मांगना और गुरु के लिए भिक्षा और उनकी सेवा करना, ये भी छात्रों का क्या था, कर्तव्य था वैदिक काल में। अब भिक्षा मांगने का मेन कारण यही था कि अब कोई ऑप्शन था नहीं तो भिक्षा मांगते थे, और उस समय जो भिक्षा मांगना था तो एक अच्छा माना जाता था, और लगभग सभी भिक्षा देते भी थे। उसका एक कारण था क्योंकि हर पेरेंट्स ये जानता था कि मेरा बेटा भी कहीं ना कहीं भिक्षा मांगता होगा, तो इसलिए उस समय का जो काल था, वैदिक काल था, उस समय भिक्षा मांगना कोई ऐसा नहीं था कि नहीं ये अच्छा नहीं है, उस समय अच्छा माना जाता था। और सेवा करना गुरुओं की, और गुरु की रात्रि विश्राम की व्यवस्था करना। मान लीजिए गुरु रात में सोने जा रहे तो उनका बिस्तर लगाना, उनकी व्यवस्था करना सब ठीक ठाक से, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज थी किसकी, शिष्यों की, किसके प्रति, गुरुओं के प्रति। और साथ में गुरु के आदेशों का पालन करना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। गुरु ने अगर कुछ कहा है या बोल दिया है तो वो आपको आदेश मानना ही पड़ेगा, और मानते थे। और इसके साथ ही कि शिक्षा उपरांत श्रद्धानुसार दक्षिणा अर्पण करना। उस समय वैदिक काल में क्या था कि जो आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी कैपेसिटी हो, जिस तरीके का हो, तो आप श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं। इनके लिए, गुरुओं के लिए। तो ये कुछ शिष्यों का कर्तव्य था, किसके लिए, गुरुओं के लिए। और अब जान लेते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। क्या विशेषताएं थी? तो वैदिक काल में ज्ञान और शिक्षा को मानव जीवन का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। किसको? ज्ञान, एजुकेशन जो है मानव जीवन को महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। उनका मानना ये है कि जो मनुष्य, तो मनुष्य का एक तरीके का जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो तीसरा नेत्र है, जिसमें से समस्त जीवन का विकास संभव है। शिक्षा से ही समस्त जीवन का विकास संभव है, ऐसा वैदिक काल में माना जाता है। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि विद्या जो है वो माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह सदमार्ग का पालन भी करती है। आपको अच्छी डायरेक्शन देगा एक पिता की तरह, और पत्नी की तरह समान सुख भी देती है। तो ये वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है कि शिक्षा जो है वो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और ये मानव जीवन का विकास संभव तभी है जब शिक्षा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है शिक्षा के उद्देश्य। तो यहाँ पर वैदिक काल में जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या थे? तो व्यक्ति का चरित्र का विकास करना एक इम्पोर्टेंट था। दूसरा यहाँ पर ये था कि बाहरी अनुशासन के साथ साथ आंतरिक अनुशासन को महत्व देना। बाहरी अनुशासन के साथ साथ आंतरिक महत्व को अनुशासन को महत्व देना। साथ में मतलब जो जिस क्षेत्र में जो भी इंसान या व्यक्ति है तो उसके व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व मतलब उसका जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करना, और आंतरिक जगत का विकास करना। और साथ में ये भी था कि आध्यात्मिक और जो भी थी उसका हस्तांतरित करना। मतलब यही है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो भी ज्ञान है, और चाहे वो उसका हो, कर्म कांडों का हो या वैदिक साहित्य का हो, इन सब का आगे आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित करना, आगे बढ़ाते रहना, ये एक शिक्षा का उस समय वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, डॉक्टर आल्टेकर के अनुसार। इसके बाद जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, वो एक गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल जहाँ पर छात्र क्या करते थे, माता पिता से तो दूर अलग हो जाते थे, और वो गुरु के घर पर ही क्या करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। और इस पद्धति को हम गुरुकुल पद्धति कहते थे। और साथ में और भी उसके सहपाठी थे, और वहाँ पर गुरुओं की जो भी आज्ञा हुआ करती थी उनको क्या करते थे, मांगते थे। गुरु सेवा भी करते थे। भिक्षावृत्ति, जैसे कि मैंने बताया, भिक्षावृत्ति क्या होते थे कि छात्र जो होते थे अपना और गुरु का पोषण करने के लिए क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे। और उस काल में क्या था कि भिक्षा जो थी वो गलत चीज नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि उनका भी जो बेटा होगा वो भी कहीं ना कहीं भिक्षा मांगता होगा। व्यावहारिकता की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गौ पालन, कृषि और तथा
इसके साथ में भी इनको शस्त्र कला की भी शिक्षा दी जाती थी। और क्या था, उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार क्या होता है, ये संस्कार शिक्षा का आरंभ होता है, कह सकते हैं। इस संस्कार से क्या होता है, इस संस्कार में शिक्षा का आरंभ होता है। और ये संस्कार शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करने वाले का सूचक है। जो बालक है वो शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में जैसे प्रवेश करता है, तो एक तरीके का ये उसका सूचक है। और उपनयन का अर्थ होता है छात्र को गुरु के समीप ले जाना। क्या अर्थ होता है, छात्र को गुरु के समीप ले जाना। और बाद में ये संस्कार केवल द्विजों के लिए ही रह गया। और ब्रह्मचर्य के लिए अगर बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य एक तरीके का जीवन का एक विशिष्ट भाग हुआ करता था, जिसमें से ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था वैदिक काल में, जिससे कि एक शारीरिक और मानसिक शुद्धता और सात्विकता का प्रमुखता दी जाती थी। और गुरुकुल में अविवाहित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था। और इसके साथ गुरुओं के आदेश का पालन, तो अभी मैंने चर्चा की थी, गुरुओं का आदेश का पालन संपूर्ण तरीके से किया ही जाता था। और साथ में अवधि, तो ये एक टाइम पीरियड हुआ करता था कि जैसे जो गुरुकुल में शिक्षा का 24 साल माना जाता था, 24 साल के बाद में गृहस्थ जीवन का पदार्पण हो जाता था। तो 12 साल तक के अध्ययन वाले को स्नातक कहा जाता था, 24 साल तक के अध्ययन करने वाले को वसु कहा जाता था, 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को रुद्र कहा जाता था, 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को आदित्य कहा जाता था। तो एक तरीके के 24 वर्ष तक पूरी शिक्षा जो एजुकेशन हुआ करती थी, इसमें वैदिक पीरियड में वो कंप्लीट हो जाया करती थी। 24 के बाद में गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता था व्यक्ति। शिष्य के कर्तव्य क्या है, तो अभी मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ। और गुरुकुल के कर्तव्य क्या है वो भी मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं। इसी के एक सेकेंड पार्ट आएगा, जिसमें से सेकेंड पार्ट में उपनयन और समावर्तन जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, और वैदिक काल की शिक्षा के गुण और दोष क्या होंगे, और भी जो इसमें टॉपिक होंगे वो कवर किए जाएंगे। 2 पार्ट्स में इसका आएगा, तो सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।